Good morning, everybody. Once again, I am Ashutosh with the new topic. हम लोग क्लास 12th में जो पिछले क्लास में कूलॉम्स लॉ सीखे थे उसी का आगे का हिस्सा देखेंगे। कूलॉम्स लॉ में हम लोग फार्मूला कूलॉम्स लॉ का निकाल लिए थे, F = K Q1 Q2 by R²। इसको हम लोग अलग अलग फॉर्म में भी देखे थे। वैक्यूम में कितना फोर्स लगेगा तो K का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/4πε0 Q1 Q2 by R²। और अगर मीडियम में डालेंगे तब क्या होगा, तो 1/4πε0 εr Q1 Q2 by R²। ये हम लोग पहले देख चुके थे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का जो न्यूटन्स का लॉ है और कूलॉम्स लॉ जो अभी हम लोग सीखे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन का, इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन बिटवीन न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड कूलॉम्स लॉ। देखिए, न्यूटन्स का लॉ क्या था, ये आप 11th में पढ़े होंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। F = Gm1m2 by R²। ये दो मास के बीच का इंटरेक्शन है। m1 एक मास, m2 दूसरा मास और r उनके बीच की दूरी। तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है उसका वैल्यू हम लोग न्यूटन्स लॉ से निकालते हैं। F = Gm1m2 by R², जहाँ G एक कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ये आप जान रहे हैं। और कूलॉम्स लॉ से हमने सीखा F = K Q1 Q2 by R²। ये दो चार्ज के बीच का इंटरेक्शन है। Q1 पहला चार्ज, Q2 दूसरा चार्ज, R यहाँ भी दोनों के बीच का डिस्टेंस। एंड हियर K इज ए कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज नॉट यूनिवर्सल। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन द medium between the two charge body and the system of units selected. You know that. अब इन दोनों में हम कंपेयर करें और कुछ सिमिलरिटीज और कुछ डिससिमिलरिटीज को देखें। दोनों में क्या समानता है, ठीक है, तो देखने से पता क्या चल रहा है। तो बोथ फोर्सेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरैक्टिंग चार्जेज या इंटरैक्टिंग कॉजेज। दोनों ही फोर्स में देखिए, जो उनका कारण है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स का कारण है मास, तो दोनों मास प्रोडक्ट के रूप में आया है। यहाँ जो कूलॉम्स लॉ में इंटरेक्शन का कारण है चार्ज, तो दोनों चार्ज प्रोडक्ट के रूप में आया है Q1 Q2। और इन दोनों के ही ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये न्यूमरेटर में है, इट मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इज इट और नॉट? यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो नाउ इन बोथ फोर्सेज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरैक्टिंग चार्जेज और इंटरैक्टिंग कॉजेज। कॉज क्या है, इंटरैक्शन का कारण क्या है। यहाँ मास है तो मास प्रोडक्ट के रूप में, यहाँ चार्ज है तो चार्ज प्रोडक्ट के रूप में। तो देखिए, एक्चुअली जो कॉज होता है, कॉज ऑफ इंटरैक्शन, उसी को हम लोग चार्ज बोलते हैं। चार्ज इज ए जनरल टर्म, ठीक है। चार्ज इंटरैक्टिंग कॉज का नाम ही हम लोग चार्ज देते हैं। ये चार्ज तीन तरह का हो सकता है। देखिए, पहला ग्रेविटेशनल चार्ज, दूसरा इलेक्ट्रिकल चार्ज और तीसरा मैग्नेटिक चार्ज। हायर क्लास में हम लोग सिर्फ इसका नाम देखेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ द इंटरेक्शन, इंटरेक्शन का कारण क्या है, और उस इंटरेक्शन के कारण का नाम एक जनरल नाम देंगे चार्ज। दिस इज द कॉज ऑफ द इंटरेक्शन। ओके, एंड इट मे बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अगर इंटरेक्शन का कारण मास है तो उसका नाम हम लोग ग्रेविटेशनल चार्ज देंगे। अगर इंटरेक्शन का कारण चार्ज है, जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो चार्ज बोल रहे हैं, एक्चुअली इट इज इलेक्ट्रिकल चार्ज। और इंटरेक्शन का कारण अगर पोल है तो दैट इज योर मैग्नेटिक चार्ज। तो चार्ज इज ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स, ग्रेविटेशनल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड मैग्नेटिक चार्ज। तो पहली समानता क्या हो गई, पहली समानता हो गई कि इंटरेक्शन का जो भी कारण है उस कारण के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये दोनों फोर्स। ओके, अब सेकेंड सिमिलरिटी देखिए, तो दोनों ही फोर्स में क्या है, R² नीचे आ रहा है।
आर स्क्वायर नीचे है, बीच की दूरी का स्क्वायर, यहाँ भी नीचे है, यहाँ भी नीचे है, मीन बोथ द फोर्सेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच की जो दूरी है, या तो चार्ज हो या मास हो, उसके बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दैट्स व्हाई बोथ फोर्सेज आर कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड स्क्वायर लॉ, तो डिस्टेंस के स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये दूसरी समानता हुई कि बोथ द फोर्सेज आर इनवर्स स्क्वायर लॉ। बोथ फोर्सेज आर कंजर्वेटिव एंड सेंट्रल। आप 11th में कंजर्वेटिव फोर्स भी पढ़े होंगे और सेंट्रल फोर्स भी पढ़े होंगे। कंजर्वेटिव फोर्स और सेंट्रल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स आप वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, सेंट्रल फोर्स आप रोटेशन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे या ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे सेंट्रल फोर्स। ओके, तो व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स? You know that when the work done in a round trip is equal to 0, it is said to be a conservative force. And what is the central force? So whenever a force is always directed towards a center, so it is called a central force. So both the forces, electrical, gravitational force and Coulomb force, both the forces are conservative in nature and both the forces are central in nature. Okay. दिस इज योर थर्ड सिमिलरिटीज। अब दोनों में अंतर भी देखेंगे, दोनों लॉ में अंतर क्या है। तो अंतर है क्या कि जो मास है, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का कारण जो मास है, इस ये मास सिर्फ एक ही तरह का है, ओनली वन काइंड ऑफ मास, बट देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज आपके पास दो तरह का है, इसलिए यहाँ इंटरेक्शन अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव दोनों होता है, लेकिन मास एक ही तरह का है, मास में सिर्फ अट्रैक्शन है, रिपल्सन यहाँ नहीं है। तो पहला अंतर हो गया कि देयर इज ओनली वन काइंड ऑफ मास, वेदर देयर आर टू काइंड्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अनदर इज व्हाट? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशनल फोर्स केवल हमेशा अट्रैक्टिव है, यहाँ रिपल्सन नहीं है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम चार्ज के बीच निकाल रहे हैं, ये अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्जेस। चार्ज कैसा है, दोनों सिमिलर है तो रिपल्सिव, दोनों डिफरेंट है तो अट्रैक्टिव। ओके, दैट इज योर सेकेंड डिसिमिलरिटी। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है? तो न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में जो हम कांस्टेंट जी यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल? बिकॉज इट डजंट डिपेंड अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू पॉइंट मासेस। ये मास के बीच का मीडियम क्या है, उससे ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल। दोनों मास के बीच में क्या है, एयर है, वैक्यूम है, वाटर है या कोई भी दूसरा मटेरियल है, द वैल्यू ऑफ जी विल नॉट चेंज। लेकिन आपने देखा कूलॉम्स लॉ में कि के जो है कांस्टेंट यहाँ, दैट डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन द टू चार्ज बॉडीज एंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट सेलेक्टेड। तो ये बहुत बड़ा अंतर है दोनों ही लॉ में कि जी इज यूनिवर्सल कांस्टेंट बट द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स अपॉन द मीडियम। ओके, G is medium independent but K is medium dependent. Okay. Now the fourth difference is what? Fourth difference is that the value of G का value देखिए, you know the value is 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू है। और अगर हम k का वैल्यू वैक्यूम में निकालते हैं तो इट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। अब देखिए यहाँ जो है ये पावर 10 टू द पावर माइनस 11 है, मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू बहुत बहुत छोटा है इन कंपेरिजन टू द वैल्यू ऑफ k। इट मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स इज वेरी वेरी लेस इन मैग्नीट्यूड इन कंपेरिजन टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स। इलेक्ट्रिकल फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर फोर्स है
और ग्रेविटेशनल फोर्स एक वीक फोर्स है। तो दीज आर डिसिमिलरिटीज बिटवीन न्यूटन्स लॉज ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन एंड कूलॉम्स लॉ। ओके, अब देखिए अगले टॉपिक को देखते हैं, लिमिटेशंस ऑफ कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ कहाँ कहाँ इनवैलिड हो जाएगा, इसका लिमिटेशंस क्या है। तो दो लिमिटेशंस को हम लोग देखेंगे। पहला लिमिटेशन है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज बॉडीज, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज बॉडीज के लिए ही लागू होगा। तो पॉइंट चार्ज बॉडीज किसको कहेंगे, तो मान लीजिए एक चार्ज बॉडी है Q1 और दूसरा चार्ज बॉडी है Q2। इन दोनों को हम पॉइंट चार्ज बॉडी कब कहेंगे, जब इनके बीच का डिस्टेंस ये ज्यादा हो इनके साइज की तुलना में। Q1 और Q2 का जो साइज है वो छोटा हो, इनके बीच की जो दूरी है उस दूरी के कंपैरिजन में। बोथ द चार्ज बॉडीज विल बी सेड टू बी पॉइंट चार्ज बॉडी एंड न्यूटन्स लॉ एंड कूलॉम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज बॉडी। So when the dimension means size here, so when the size of the charge bodies is very less, बहुत कम हो in comparison to the distance between them, बीच की दूरी जो है उसकी तुलना में कम हो, तो दोनों चार्ज बॉडी को हम लोग पॉइंट चार्ज बॉडीज कहेंगे। एंड कूलॉम्स लॉ इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज बॉडी। दिस इज फर्स्ट ऑफ द लिमिटेशन। एंड सेकेंड लिमिटेशन इज दैट इट इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज बॉडीज इन रेस्ट ओनली। जब पॉइंट चार्ज बॉडी रेस्ट में होगा तभी हम कूलॉम्स लॉ से फोर्स निकालेंगे। ओके, दिस इज योर सेकेंड लिमिटेशंस। ओके, चलिए अब हम अगले टॉपिक को देखते हैं। कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ओके, चलिए वेक्टर फॉर्म में देखने के लिए हमें क्या करना होगा, तो पहले एक रेफरेंस फ्रेम हम लोग बना लें। ओके, मान लीजिए हम एक्स एक्सिस सेलेक्ट करते हैं, ये दिशा आपका एक्स एक्सिस है और ये दिशा आपका वाई एक्सिस है। हम एक रेफरेंस फ्रेम बना लिए। ओके, अब दो चार्ज बॉडी सेलेक्ट करें। एक चार्ज बॉडी है यहाँ Q1 और दूसरा चार्ज बॉडी है यहाँ Q2। ओके, अब Q1 को हम लोकेट करें। Q1 कहाँ पे है, तो Q1 को हम ओरिजिन से जोड़ दें। यू विल गेट ए वेक्टर। नाउ इट विल बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। सपोज दिस इज R1। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं R1 या R1O। देखिएगा R1 या R1O मीन्स पोजीशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। हम O अगर नहीं लिखते हैं, ओरिजिन नहीं लिखते हैं, तब भी मीनिंग समझते हैं कि ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही हम देख रहे हैं। ओके, पोजीशन वेक्टर या तो आप R1 से लिखें तो ऑलरेडी ओरिजिन इज इम्प्लाइड है। अगर आप और क्लियर करना चाहते हैं तो आप R1O भी लिख दीजिए कि पोजीशन ऑफ वन विथ रेस्पेक्ट टू द ओरिजिन। ओके, तो नाउ दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ Q1। अब दूसरे चार्ज बॉडी को देखिए, ये जो चार्ज बॉडी Q2 है इसका पोजीशन क्या है, तो इसको भी हम लोग ओरिजिन से जोड़ दें तो यू विल गेट अनदर वेक्टर, दैट इज वेक्टर इज R2। ये दूसरा वेक्टर मिल गया। तो नाउ इसे लिखेंगे हम लोग R2 या R2O मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2 विथ रेस्पेक्ट टू दी ओरिजिन। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में दूसरे चार्ज बॉडी का पोजीशन। चलिए अब देखिए, किसी भी चार्ज बॉडी का पोजीशन देखने के लिए आपने क्या किया, तो आपने उस चार्ज बॉडी को ओरिजिन से जोड़ दिया। ओके, उस चार्ज बॉडी को ओरिजिन से जोड़ दिए, जो वेक्टर मिला वो उसका ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन है। अब हम मान लेते हैं कि Q2 को हम Q1 से देखना चाहते हैं, यहां बैठ के देखना चाहते हैं, तो Q2 को हम Q1 से जोड़ेंगे। Q1 से जोड़ेंगे और जो वेक्टर हमको मिलेगा ये क्या हो गया, तो ये हो गया पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, दूसरे चार्ज बॉडी को पहले से देखना। तो नाउ दिस इज योर R21। ओके,
और इसी तरह अगर हम रिवर्स करें, Q1 को Q2 से लोकेट करें, Q1 को अब हम Q2 से देखना चाहते हैं, यहां से देखना चाहते हैं, तो Q1 को Q2 से कनेक्ट करेंगे और जो वेक्टर हमको मिलेगा, नाउ दिस इज योर पोजीशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। ओके, तो ये R12 वेक्टर और ये R21 वेक्टर हो गया। तो आप एरो देख के बता सकते हैं दिस इज योर R21, R21 की दिशा हो गई, ये R12 की दिशा हो गई। ओके, अब देखिए ये दोनों ही वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड एक्चुअली इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। ओके, तो R12 और R21 वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है डायरेक्शन में, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, एंड मैग्नीट्यूड इज व्हाट, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। इसी को हम लोग लिख रहे हैं कि R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, एंड दैट इज इक्वल टू R, एंड इट इज व्हाट, द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज बॉडी। ओके, इसको मान लिए, एंड R12 इज इक्वल टू माइनस R21 मीन्स बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक दूसरे का ये निगेटिव वेक्टर है, दिशा दोनों का अपोजिट है, ये क्लियर हो रहा है। अब देखिए R21 को हम कैसे लिख सकते हैं। R21 वेक्टर ये वेक्टर है, R21 वेक्टर है, इसे अब हम कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए R1 वेक्टर में, ये R1 वेक्टर है मेरा, इस वेक्टर में अगर हम R21 को जोड़ दें तो हमें R2 वेक्टर मिल जाएगा। फ्रॉम ट्रायंगल लॉ पहले एक को ड्रॉ किए, इसके हेड से दूसरे को ड्रॉ किए, तो पहले का हेड और दूसरे, पहले का टेल और दूसरे के हेड को मिलाएंगे तो हमको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो R1 प्लस R21 दैट इज इक्वल टू R2। नाउ R21 कैन बी रिटन एज R2 माइनस R1। ओके, तो हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि R21 वेक्टर इज व्हाट, तो R2 माइनस R1, और R12 इज व्हाट, तो R1 माइनस R2। देखिए ये 2 का पोजीशन 1 के रेस्पेक्ट में है, तो जिसके रेस्पेक्ट में है उसका पोजीशन हम लोग हटा देते हैं। ये रिलेटिव पोजीशन, इसके बारे में भी आप 11th में पढ़े होंगे, पोजीशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, वहां से भी ये रिजल्ट आ रहा है। ओके, चलिए इतना चीज सीखने के बाद अब हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करना सीखें। अब देखिए दोनों चार्ज बॉडीज अगर हम पॉजिटिव मान लें तो ये चार्ज बॉडी Q1 Q2 को रिपेल करेगा, इधर की ओर रिपेल करेगा। तो नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ F21, फोर्स ऑन 2 बाई 1, और ये चार्ज बॉडी Q2 Q1 को इधर की ओर रिपेल करेगा, ड्यू टू रिपल्सन इधर चला गया, तो ये F12 की दिशा होगी। ओके, तब हम इस F12 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, F21 को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। चलिए F12 को अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो F12 के लिए हम क्या करेंगे, F12 तो अब कूलॉम्स लॉ को हम यूज करें। कूलॉम्स लॉ का पहले वैल्यू लिखे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आप पढ़े थे, तो R स्क्वायर जो आप पढ़े थे फोर्स का वैल्यू, अब इसको हम R स्क्वायर के जगह R12 भी लिख सकते हैं, R21 भी लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों का वैल्यू इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, R के जगह पे R12 ही यहाँ लिखते हैं, R12 का स्क्वायर। यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 यूज कर रहे हैं, तो F12 मीन्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, पहले चार्ज बॉडी पे दूसरे के द्वारा लगाया गया जो फोर्स है उसका ये वैल्यू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो डायरेक्शन देखिए किधर है, तो डायरेक्शन इस दिशा में है। ओके, डायरेक्शन इस दिशा में है, F12 की दिशा इधर की ओर, F12 की दिशा इधर है, और इस दिशा में कौन सा वेक्टर है, R12 वेक्टर की दिशा भी वही है। ओके, R12 की दिशा और F12 की दिशा दोनों एक ही है। तो अगर हम R12 यूनिट वेक्टर से गुना कर दे, इस दिशा का यूनिट वेक्टर R12 जो है उसके यूनिट वेक्टर से गुना कर दें,
तो डायरेक्शन मिल जाएगा। तो R12 यूनिट वेक्टर से हम गुना कर दिए। तो नाउ दिस इज योर फर्स्ट फॉर्म, ये कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म हो गया F12 का। ओके, F12। अब देखिए, अब आगे हम क्या कर सकते हैं, तो आप इसे और भी दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आप पढ़े हैं कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो किसी भी वेक्टर में अगर उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो उसी वेक्टर के दिशा का यूनिट वेक्टर निकल जाता है। तो R12 हैट जो है वो R12 वेक्टर में R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने से आएगा। तो R12 हैट को हम R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे ये जो R12 हैट है, इसके जगह पे अब हम R12 वेक्टर डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर का मॉड लिख सकते हैं। तो आप देखिए नीचे ये दोनों टर्म गुना होके क्यूब हो जाएगा, R12 क्यूब, और ऊपर ये वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। ओके, तो ये दूसरा फॉर्म हो गया कूलॉम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। तो या तो आप यूनिट वेक्टर वाला टर्म याद रखें या वेक्टर का टर्म याद रखें। यूनिट वेक्टर यूज करेंगे तो R12 स्क्वायर यूज करेंगे, और अगर वेक्टर टर्म यूज करेंगे तो R12 क्यूब यूज करेंगे, और तीनों जगह एक ही टर्म यूज करेंगे। यहाँ 12 है तो यहाँ भी 12 है और यहाँ भी 12 है। ओके, तो नाउ दिस इज योर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब हम लोग इसी तरह से F21 भी निकाल सकते हैं दूसरे चार्ज बॉडी पे। अब एक और फॉर्म यहाँ आप नोट कर सकते हैं। R12 वेक्टर को आप क्या लिखे थे, R12 वेक्टर को R1 माइनस R2 लिखे थे। तो R1 माइनस R2 एंड डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 का क्यूब, इस फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखने का ये तीसरा तरीका हो गया। ओके, अब सिमिलरली F21 का वैल्यू निकालें, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज बॉडी ड्यू टू 1। तो वैल्यू तो पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है, और R को आप जानते हैं या तो R12 लिखें R21 लिखें, ये दोनों के बीच की दूरी है। तो यहाँ चूंकि 21 है तो यहाँ भी 21 का स्क्वायर लिख दिए। अब हमें डायरेक्शन देना है, तो डायरेक्शन अब देखिए, डायरेक्शन F21 का किधर है, तो F21 की दिशा इधर की ओर है, इस दिशा में है, और इस दिशा में कौन सा वेक्टर है, इस दिशा में ये वेक्टर है R21। तो R21 वेक्टर का इस वेक्टर के दिशा का अगर यूनिट वेक्टर से हम गुना कर दें तो डायरेक्शन मिल जाएगा। तो R21 हैट से हमें गुना करना होगा, तो R21 हैट से हम गुना कर दिए। ओके, फिर R21 हैट को हम R21 बाई R21 लिख सकते हैं, और फिर इन दोनों को गुना करके R21 का क्यूब लिख सकते हैं। ये तीनों फॉर्म आ गया, और फिर R21 को हम लोग R2 माइनस R1 लिख सकते हैं। तो R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय R21 माइनस R1 का क्यूब हम लिख सकते हैं। ओके, तो ये आपका कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया। ओके, अब अगले क्लास में हम लोग फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज पढ़ेंगे, और आगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।